एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स यूनिट फर्स्ट में हमारा लास्ट टॉपिक है समरफेल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि बोर मॉडल की जो ड्रॉबैक्स रही उनको रिजोल्व करने के लिए समरफेल्ड ने बोर मॉडल को एक्सटेंड किया। उन्होंने एक नया आइडिया अडॉप्ट किया कि सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल हैं, बट ये न्यू आइडिया भी जो एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं ला सका। नए आइडिया के अकॉर्डिंग भी आपकी जो एनर्जी लेवल है उनकी एनर्जी सेम रही जो कि बोर मॉडल में थी। तब उन्होंने अपने ही मॉडल को फर्दर मॉडिफाई किया और उन्होंने नया कंसेप्ट दिया रिलेटिविस्टिक करेक्शन का। उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 पॉइंट होते हैं। फोकस के जो बिल्कुल नियर अबाउट पॉइंट है आपका इलिप्स पे उसको बोलते हैं पैरिलियन पॉइंट, और जो आपका फारदेस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं एफिलियन पॉइंट। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन पैरिलियन पॉइंट पे है तो वो आपके न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है। न्यूक्लियस के पास में है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है कंपेरेबल टू एफिलियन पॉइंट, यानी यहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी कंपेरेबल टू एफिलियन पॉइंट। पूरे इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब जैसे कि आपने बोर मॉडल में देखा था कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट की जो वेलोसिटी आ रही है वो 2.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड आ रही थी, विच इज़ नियर अबाउट 1/137 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, या फिर कहें दिस इज़ नियर अबाउट 1% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है। अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है तो आप रिलेटिविस्टिक थ्योरी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। समरफेल्ड ने भी यही कंसेप्ट यूज़ किया, उन्होंने यहाँ पे रिलेटिविस्टिक थ्योरी को अडोप्ट किया। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है m - m0c²। m0 इज़ रेस्ट मास, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हमें पता है अगर आपका पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है तो जो मास उसका चेंज होगा वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग होता है m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। ये m की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारी आएगी वो आ जाएगी m0c², 1/√1 - v²/c² -1। जो m0 है वो क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समरफेल्ड ऑब्टेन द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो पोलर इक्वेशन होती है इलिप्स की वो किस तरह से होती है, 1/r = 1/a इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, 1 - एप्सिलॉन कोस ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 1 - एप्सिलॉन²। एप्सिलॉन इज एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। अब वहाँ पे पिछले के लेक्चर में आपने देखा होगा यहाँ पे कोस ऑफ थीटा था। इट मीन्स अगर कोस ऑफ थीटा है तो जो कोस एंगल रहेगा उसका टाइम पीरियड 2π का रहेगा, बट उन्होंने एंगल को चेंज कर दिया थीटा से गामा थीटा करके, जहाँ पे गामा एक कांस्टेंट है विच इज़ <1। यानी अब इसका जो पीरियड रहेगा वो 2π ना होके क्या हो गया, 2π/गामा। इट मीन्स द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ यूनिफॉर्म रोटेटिंग इलिप्स बट द पैरिलियन ऑफ द ऑर्बिट इज precessing in the same direction as the revolution of electron। जो आपका पैरिलियन पॉइंट है वो अब रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, प्रिसेस करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, और उसी डायरेक्शन में प्रिसेस करेगा जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। यानी अब आपका जो ऑर्बिट है वो एक यूनिफॉर्म रोटेटिंग ऑर्बिट नहीं रहा, क्योंकि उसका जो पीरियड है वो चेंज हो गया है 2π/गामा से, और 2π/गामा जो फैक्टर है आपका वो 2π से ग्रेटर है। तो इसलिए आपका जो पैरिलियन पॉइंट है वो 2π/गामा -2π फैक्टर से एडवांस हो जाता है हर रिवोल्यूशन के साथ। ओके, आप रिलेटिविस्टिक करेक्शन यहाँ पे लगा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी जो हैमिल्टोनियन हमारा होगा वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविटी में एक ये भी फॉर्म होती है कि m - m0 c, ये जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी होती है m - m0 c²।
स्क्वायर, या अनदर फॉर्म हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो mc स्क्वायर है टोटल एनर्जी, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज़ p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c4 अंडर द रूट माइनस m नॉट c स्क्वायर। अब इसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी अगर ऐड कर दी तो ये हमारा हैमिल्टोनियन बन जाएगा। यहाँ से हमने एम नॉट सी स्क्वायर टर्म को कॉमन निकाल लिया है, पीछे जो टर्म बचती है उसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, 1/2 आगे आ गया। फिर जैसे हम करते हैं n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो वहाँ से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी -1/8 p4 m नॉट 4 c4 प्लस एंड सो ऑन। ये सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे टर्म लिख दी। अब इस टर्म को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो आ जाएगी h इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर p स्क्वायर बाई 2 m नॉट माइनस दिस माइनस m नॉट c स्क्वायर प्लस v। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो हमारा हैमिल्टोनियन आ रहा है वो किसके इक्वल आएगा, p स्क्वायर बाई 2 m नॉट प्लस v माइनस p4 बाई 8 m नॉट क्यूब c स्क्वायर। अब इस टर्म को देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू नॉन रिलेटिविस्टिक केस होती है वो क्या होती है, पी स्क्वायर बाई 2m होती है। अगर उसमें v ऐड कर देते हैं वो टोटल एनर्जी हो गया। यानी ये जो टर्म हमें बता रही है वो किसको बता रही है, दिस इज द टोटल एनर्जी फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस। और रिलेटिविटी की वजह से हैमिल्टोनियन में इस टर्म के साथ चेंज आ रहा है। ओके तो जो चेंजेस टर्म है ड्यू टू रिलेटिविटी वो हमारी ये है। और क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि जो ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो इसके इक्वल होता है माइनस आई टाइच कट करली बाई करली क्यू। अब अगर आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को निकालें मोमेंटम ऑपरेटर यूज़ करके, तो जो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रहेगा वो आ जाएगा हमारा p की जगह पे आप ये टर्म यूज़ कर दीजिए, 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो ये डेल हो जाएगा। तो दिस इज़ -1/8 m नॉट क्यूब c स्क्वायर h4/16 पाई 4 डेल 4। अब अगर आपका साइन नोट अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम में, तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट कितना आएगा रिलेटिविटी की वजह से, वो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। साई स्टार और जो आपने ये हैमिल्टोनियन लिया है ये एज इट इज़ ऑपरेटर लिख दिया और साइन नॉट डी टाउ। इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी चेंज इन एनर्जी ड्यू टू रिलेटिविटी इक्वल टू -r∞ अल्फा स्क्वायर Z4 hc ओवर n क्यूब ब्रैकेट 1/k -3/4n, where n is the principal quantum number and k is the azimuthal quantum number. Alpha is a constant. It is a fine structure constant. According to definition, it is the ratio of the velocity of first Bohr orbit to the velocity of light. या फिर लिखें अल्फा इज ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी विच इज़ नियर अबाउट 1/137। तो अल्फा क्या है आपका एक फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट देखिए हैज़ तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये तो हमारा ड्यू टू रिलेटिविटी आया, ये जो हमने बोर मॉडल में निकाला था नॉन रिलेटिविस्टिक केस करके, ये वही एनर्जी है। अगर आप इसमें से ये टर्म कॉमन निकालें तो ये टर्म बच जाती हैं, जहाँ पे r∞ क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। यहाँ से टर्म वैल्यू निकालें, टर्म वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी को अगर आप hc से -hc से डिवाइड कर दे तो जो टर्म हमारे पास आएगी उसको आप टर्म वैल्यू कहेंगे। तो टर्म वैल्यू आ जाएगी, इसको h से डिवाइड कर देते हैं विद नेगेटिव साइन, तो ये हमारी टर्म वैल्यू आ गई। जैसे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है ये हमारी वही टर्म है जो कि आपने बोर मॉडल में निकाली थी, और जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारी ड्यू टू रिलेटिविटी। तो चेंज कितना आया दोनों में, अगर आप बोर मॉडल को और आप रिलेटिविस्टिक करेक्शन ड्यू टू समरफेल्ड देख रहे हैं, दोनों में चेंज कितना है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म बचेगी। तो चेंज इन टर्म वैल्यू इज r∞ Z4 अल्फा स्क्वायर बाई n क्यूब 1/k -3/4n। अगर यहाँ पे आप r∞ कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू पुट कर दें, और क्योंकि आप हाइड्रोजन की बात करें तो Z को 1 पुट कर दें, तो जो ये टर्म आएगी हमारी ये आ जाएगी 5.84 डिवाइडेड बाई n क्यूब 1/k -3/4n सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं H अल्फा लाइन के लिए। H अल्फा इज द फर्स्ट लाइन इन बार्मर सीरीज, और फर्स्ट ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होती है, N3 से N2 तक होती है।
तो अगर आप हमारा n1 है, k1 है, तो डेल्टा टी निकाल लीजिए, यहाँ से ये आ जाएगा। अब देखिए n2 है तो k की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, इट कैन बी 2 और इट कैन बी 1। 2 के लिए हमारा डेल्टा टी ये आ गया, 1 के लिए ये आ गया, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस वन। अब n3 है तो k हमारा आ गया 3 to 1, इनके लिए डेल्टा टी निकाल लिया। इन दोनों में k में सेपरेशन देख लिया इतना है, इन दो k में सेपरेशन देख लिया इतना है। अब अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करें तो जो ब्लैक लाइन मैंने डॉटेड लाइन जो शो की है, दिस लेवल आर ड्यू टू बोर मॉडल, और जो ब्लू लाइन मैंने शो की है ये हमने समरफेल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वजह से निकाले हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एच अल्फा लाइन को ऑब्जर्व करें, क्योंकि n = 3 to n = 2 ट्रांजिशन हो रही है, तो ये किसको बता रही है, बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन को बता रही है। जैसे कि n3 के लिए 3 लेवल है हमारे पास, k3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। n2 के लिए 2 लेवल बनेंगे, k2 हो सकता है और 1 हो सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने एक रूल अडॉप्ट किया कि सिर्फ वही ट्रांजिशन पॉसिबल हैं जिनमें जो डेल्टा के है वो इक्वल टू ±1 हो रहा है। ये प्योरली अजम्पशन रही, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं किया कि ये ऐसा उन्होंने क्यों लिया। और ये फर्दर जब हम आगे डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स, उसमें भी ये पॉइंट मेंशन होगा कि जो उन्होंने रूल अडॉप्ट किया वो अडोक बेसिस है, उन्होंने उसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं दिया कि वाई डेल्टा के इक्वल टू ±1। तो ये रूल उन्होंने अडॉप्ट किया। इस रूल के अकॉर्डिंग 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है फ्रॉम k to 1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करें तो यहाँ पे जो डेल्टा k आ रहा है वो आ रहा है -1, 1 - 2। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है 3 to 2, यहाँ पे अगर करें यहाँ पे भी डेल्टा k कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। नेक्स्ट हो सकती है k = 1 to 2, तो यहाँ पे डेल्टा k कितना आ रहा है आपका, +1 आ रहा है। तो ओनली सिर्फ 3 ट्रांजिशन हमारी पॉसिबल हैं। इन 3 ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग उन्होंने, जैसे कि इस लेवल को अगर आप A कह दें, इसको B कह दें, दिस इज़ थर्ड, सेकंड और फर्स्ट लेवल, तो ये जो ट्रांजिशन हो रही है वो कहाँ से हो रही है, सेकंड लेवल टू B, यानी जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइन आई है उसको हमने सेकंड B से रिप्रेजेंट कर दिया। ये ट्रांजिशन हो रही है हमारी k3 to, इसको हमने कहा है फर्स्ट लेवल A तक हो रही है, तो फर्स्ट ए, ये ट्रांजिशन हो रही है थर्ड टू ए, तो दिस इज़ थर्ड ए। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि एच अल्फ़ा में जो आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी वो 3 मिलेंगी, और इनकी इंटेंसिटी इस तरह से रहेगी कि फर्स्ट ए की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद सेकेंड बी एंड देन थर्ड ए। दिस आर द रिजल्ट प्रेडिक्टेड बाय समरफेल्ड थ्योरी। अब जो मेजर आपके दिख रहे हैं 2 कंपोनेंट, उनके बीच में जो सेपरेशन दिखेगा वो 0.329 सेंटीमीटर इनवर्स दिखेगा। ये रिजल्ट अकॉर्डिंग टू समरफेल्ड थ्योरी रहे। अब आइए इन रिजल्ट को कंपेयर करते हैं विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। अब बहुत अच्छे तरह से ये मैच कर गया कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में भी जो 2 मेन कंपोनेंट दिख रहे हैं, इंटेंसिटी जो मेन कंपोनेंट की दिख रही है, उनके बीच में सेपरेशन यही सेम है जो कि उन्होंने थ्योरेटिकली बताया। ये एक बेस्ट एग्रीमेंट था थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का। बट यहाँ पे भी 2 ड्रॉबैक्स रही। क्या रही, पहले की अकॉर्डिंग टू थ्योरी सिर्फ 3 कंपोनेंट ऑब्जर्व हो रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट 5 कंपोनेंट ऑब्जर्व हो रहे हैं, और एक कंपोनेंट टुवर्ड दी जो हमारा मोस्ट इंटेंस कंपोनेंट दिख रहा है उसके बिल्कुल लोअर वेव नंबर साइड एक इंटेंस कंपोनेंट दिख रहा है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, बट थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। पहला ड्रॉबैक्स ये रहा। दूसरा ड्रॉबैक्स क्या रहा कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी सेकंड बी की जो इंटेंसिटी है वो स्मॉल है कंपेरेबल टू फर्स्ट ए, बट एक्सपेरिमेंटल में इसका जस्ट उल्टा देखा गया कि सेकंड बी की इंटेंसिटी ज़्यादा है कंपेरेबल टू फर्स्ट ए, यानी कि समरफेल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन पार्शली फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाया, उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया। आइए अब देखते हैं व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स फॉर समरफेल्ड थ्योरी। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या रही, जैसे उन्होंने ये तो बता दिया कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउड स्टेट के लिए एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कितनी फ्रिक्वेंसी रेडिएट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी कितनी फ्रिक्वेंसी, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ट्रांजिशन की रेट क्या होगी। जो ट्रांजिशन हो रहे हैं किसी भी लेवल से दूसरे लेवल में, उनकी
उनकी रेट क्या होगी, या फिर हम कहें कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ट्रांजिशन की, या अनदर वे में आप कह सकते हैं कि वो इंटेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि जिस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उसी की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब वो नहीं बता पाए कि कौन से ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या रही कि वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल थी ये थ्योरी। अगर आप इसको इवन नॉन आयनाइज्ड हीलियम यानी न्यूट्रल हीलियम एटम पे भी अप्लाई करें तो ये थ्योरी फेल हो जाती है। उन्होंने सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को वो एक्सप्लेन कर पाई। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक्स रही, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया, इवन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम वो फाइन स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसको भी उन्होंने सिर्फ पार्शली एक्सप्लेन किया। जैसे पीछे हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी ओनली 3 कंपोनेंट पॉसिबल, बट एक्सपेरिमेंटली हमें कितने ऑब्जर्व हो रहे हैं, 5 कंपोनेंट ऑब्जर्व हो रहे हैं। नेक्स्ट है जो उन्होंने रूल अडॉप्ट किए, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू क्वांटम नंबर, या फिर कहें कि जो डेल्टा के उन्होंने कहा कि ±1 है, दीज आर ओनली ऑन अडोक बेसिस। उन्होंने इसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं दिया। नेक्स्ट ड्रॉबैक्स रही थी, उन्होंने नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशंस एटम में कैसे है या फिर वो कैसे अरेंज्ड हैं। उन्होंने अनोमलस जीमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया। थैंक यू।